धन्यवाद अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जो आफरा है, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 के जो अभी करंटली उस पर रूल्स फ्रेम किया गया है 2024 को, उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए, उसके ऊपर विस्तार पूर्वक टिप्पणी करने के लिए मुझे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मैं सबसे पहले यह कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि अब देखिए भाई कि ये जो असेंबली आ रहा है हमारा मार्च से शुरू है, अभी 2 दिन बाद ही शुरू है। तो एज ए इंडिविजुअल and citizen of this state and the country, I would like to request the government to focus more on budget, maybe more on creating employment, more on developmental activity, और वो शायद होगा भी और होना भी चाहिए। आफरा के ऊपर इतना डिस्कशन नहीं होना चाहिए बिकॉज एक बहुत ही भयंकर नजारा देखने को मिल रहा है। हमारे राज्य में भाई भाई लड़ रहे हैं, जबकि आप देखिए कि हमारे जो भगवान है, विभिन्न प्रकार के जो हम लोग धर्म मान्यता को मानते आ रहे हैं, उनके जो भगवान है, रेस्पेक्टिव भगवान, वो तो नहीं लड़ रहे हैं। उनसे तो कोई संदेश नहीं मिला कि उन लोग आपस में झगड़ रहे हैं तो मेरे फॉलोवर्स भी धरती पर झगड़े, लेकिन भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन उनको मानने वाले, उनको विश्वास करने वाले लोग आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो इसलिए जब ऐसा चल रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे स्टेट में, तो इस वक्त में बस यही कहूंगी कि आज के दिन आई विल ट्राई टू करेक्ट द रूल्स दैट इज फ्रेम्ड ऑन द आफरा 1978 के बेसिस पे। तो अभी जो रूल फ्रेम हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें हैं करेक्शन करने के लिए, और उसको करेक्ट करना भी चाहिए, क्योंकि उसको वैसे रैंडमली आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो आफरा 1978 है, ये जब हमारा प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस लेकर था, एक स्टेटहुड में नहीं पहुंचा था, तब का है ये कानून, और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी हमें देखना चाहिए। तो अभी जब हमने रूल्स को देखा जो न्यूली फ्रेम किया है एक्ट के अंदर, वो उसमें बहुत ज्यादा लूपहोल्स है, उसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी है, बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दिया गया है कि लोगों के साथ इनइक्वालिटी का व्यवहार किया जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि एक फॉर्म है, फॉर्म में जो फॉर्म ABCD जिसको फिलअप करना होगा अगर कोई बंदा कन्वर्ट होता है, चाहे दोनों पोलों से क्रिश्चियन हो, चाहे दोनों पोलों से हिंदू हो, चाहे हिंदू से मुसलमान हो, या क्रिश्चियन से दोनों पोलो हो, अगर कोई कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्टेड पर्सन को अपना मंथली इनकम जो है वो रिवील करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ एक ड्रॉबैक है। तो क्वेश्चन, सीधा सवाल है, व्हाई द कन्वर्टेड पर्सन has to reveal, has to give an account of his or her monthly income or say annual income to the district magistrate or maybe the superintendent of the police of the district? क्या आप उस converted person के ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं, या फिर कोई एक्सटोर्शन का जरिया है, या ये हिडन एक्सटोर्शन का जरिया है? सरकार क्या इस फॉर्म के जरिए, इस प्रोसेस के जरिए उस बंदे से एक्सटोर्ट करना चाहता है, इनडायरेक्टली टैक्स लेना चाहता है? ये एक सवाल है। और दूसरा ये देखिए कि आपका फॉर्म सी में क्या कहता है? कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन किसी भी धर्म से अगर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को
बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी डायरेक्शन दिया जाएगा, प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो इस पे ये जो है, अब ये बताइए कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर बताते हैं, किस बेसिस पे बताएंगे, क्या बेसिस पे बताएंगे? ये जो रूल्स फ्रेम किया है वो एक्सेप्टेंस, एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट रिलीजन नहीं कहता है, ये सीधा सीधी इंडिकेट करता है कन्वर्जन। कन्वर्जन एक प्रोसेस है जहां पे हिंदू के हिसाब से प्यूरिफिकेशन ऑफ द पर्सन, उसको सेंटिफाई करना पड़ता है, ईसाइयों के हिसाब से उसको बपतिस्मा लेना पड़ता है। और अगर आप देखें तो मुसलमानों के उस पे चले, कानून पे चले, तो एक बंदे को एक प्रोसेस ऑफ शहादा होता है, उस पर अमल करना पड़ता है। बुद्धिज्म में आपका बुद्धा धर्मा संघा का प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर आप वैष्णविज्म, जिसको भी, इस रिलीजन को भी बहुत मान्यता दिया है आफ्रा 1978 में, इसलिए कहना बहुत जरूरी है। अगर वैष्णविज्म में आप कन्वर्ट होते हो तो पंचा संस्कारा, वो प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। अगर कोई एनिमिस्ट बिलीफ या प्रैक्टिस में कन्वर्ट होना चाहता है तो देयर आर डिफरेंट रिचुअल ऑफरिंग्स एंड प्रैक्टिसेस, उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो अदरवाइज ये सब किए बिना तो कोई एक बंदा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो उस पे डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस स्टेट को क्या इंटीमेट किया जाए, किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया जाए, वो क्लियर कट नहीं है। अब ये देखिए कि अगर जैसे कि एक बंदा ईसाई है, एक बंदा मुसलमान है, एक बंदा हिंदू है, एक बंदा दोनी पोलो है, एक बंदा वैष्णवी है, एक बंदा सिख है, उसके बच्चे, वो तो बच्चे जन्म से ही तो ईसाई बन के नहीं पैदा होगा या फिर दोनी पोलो बन के पैदा नहीं होगा। उनको तो एक रिचुअल के थ्रू एक धर्म का एक्सेप्टेंस आएगा। वो भी कब? जब वो बड़े हो जाएंगे, 18 साल के बाद, 19 साल के बाद या 20-21 साल के बाद। तब तक उस बच्चे का धर्म क्या होगा? क्या ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बता सकता है? क्या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बता सकता है? उस बच्चे का तब तक क्या धर्म होगा? वो अपना स्कूल के फॉर्म में क्या लिखेगा? आधार कार्ड जब मांगा जाएगा तब क्या लिखेगा? चाहे चलिए बर्थ सर्टिफिकेट में, पीआरसी में, एसटी में क्या लिखेगा वो बच्चा अगर क्लास 10 में एडमिशन लेना होगा? अब छोड़िए कि आप ये छोड़िए कि स्कूल के डॉक्यूमेंट में, छोड़िए राशन कार्ड में जब फिल करता है तब कौन से कैटेगरी में उस बच्चे को रखा जाएगा? तो क्या ये कानून ला के, ये रूल फ्रेम करके, क्या सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने मशीनरी के थ्रू हमारे घर के पर्सनल अफेयर्स में घुसना चाहता है? क्या वो दिन हमें देखना पड़ेगा अरुणाचल के वासियों की कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सरकार हमारा धर्म उनके हिसाब से तय किया जाएगा कि हम कब अपने मान्यता को फॉलो करें, उसको अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें? तो ये एक सीधी सी सवाल है। और आगे ये देखिए कि ऐसा करके एक परिवार के बुजुर्ग माता पिता का हक छीन रहा है ये रूल्स जो 2024 का जो आफ्रा के अंदर फ्रेम किया गया है। एक पेरेंट्स का जो फंडामेंटल राइट है एक बच्चे को एक रिलीजियस प्रोपोगेशन और एक जो क्या कहते हैं टीचिंग्स पे ले जाने का एक फ्रीडम जो होता है, एक हक जो होता है, उसको कर्टेल कर रहा है। तो अब हमारे जो जनता है वो समझ जाइए कि किस तरह यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। और आगे ये देखिए कि जो ड्राफ्ट रूल्स है 2024 को किया गया था अक्टूबर को, आफ्रा 1978 के एक्ट के अंदर, वहां सेक्शन 3 सब क्लोज 1 में देखिए, वहां ये कहता है कि हर डायरेक्शन ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन
एंड ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट रखना पड़ेगा। जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, आपका चर्च हो गया, मंदिर हो गया, नामघर हो गया, आपका मोनेस्ट्री हो गया, नमलो हो गया, मस्जिद हो गया, फिर आप देखिए कि गुरुद्वारा हो गया। ऐसे बहुत सारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा ACF हो गया, हमारा IPSAP हो गया, अरुणाचल मुस्लिम वैष्णविज्म सिख बोधि सोसाइटी हो गया, आपका कला समिति हो गया, यहाँ तक कि सेवा धाम है, आश्रम्स है जैसे ब्रह्म कुमारियों का, ऐसे करके ठीक है अकाउंट में आप ले लीजिए। वेल एंड गुड, दैट्स परफेक्ट। बट ये बताइए कि क्या आप उस सरकारी इंस्टीट्यूशन का भी हिसाब रखेंगे? फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जहां जहां नेशन बिल्डिंग के नाम पे उसने रोड बनाया है, सड़कें बनाया है, जहां जहां गया है वहां BRO और लोकल के हेल्प से छोटे छोटे श्राइन्स, रोड साइड में मंदिर जो होते हैं, होकर्स होते हैं, वो खोला गया, वो बनाया गया अपने विश्वास के आधार पर, और चल के वो छोटा छोटा रोड साइड मंदिर कब बड़ा टेम्पल में, बहुत बड़ा टेम्पल में, मंदिर में, नामी दामी टेम्पल में बदल गया, वो पता नहीं। तो क्या आप उस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो क्या उनको भी आप समन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे? ये एक सवाल है। दिस इज वन लूपहोल इन दिस रूल फ्रेम्ड इन अक्टूबर 2024 अंडर AFRA 1978। और आगे ये देखिए कि अरुणाचल में बहुत सारे रोड साइड में, जैसे मैंने कहा, श्राइन एंड होकवास बने हुए हैं, नदी के साइड में भी, आप पहाड़ में भी बने हुए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, हर धर्म का बना हुआ छोटा छोटा, कहीं में क्रॉस लटका हुआ है, तो कहीं में कोई माता का है, कोई पीपल का पेड़ है, तो कहीं में कोई छोटा सा शिवलिंग है, ऐसे करके कोई छोटा सा क्या कहते हैं, स्मॉल फॉर्म ऑफ मोनेस्ट्री का जो स्मॉल फॉर्म ऑफ स्तूपा कहते हैं, वो सब है। इट कन्वर्ट्स in with the phase of time, it take a big shape। उसका पैट्रोन रहता है हमारे यहाँ, हर कोई अपने नाम पे दान दक्षिणा देके उनको टेम्पल या चर्च या फिर कोई बड़ा सा मंदिर या कुछ बनाया जाता है, जहां पे लोग अपना बिलीफ एंड अपना जो भी रिचुअल प्रैक्टिस कर सके। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे लोगों को समन करेंगे, बुलाएंगे? उन पेट्रोन्स को जो ऐसे चीजों को बढ़ावा देता है, क्या उनको बुलाएंगे? क्योंकि ये जितने भी कार्य हैं, एज फार द रूल फ्रेम्स, की बेनिफिट्स मिलना, emphasized on बेनिफिट्स मिलना इन टर्म्स ऑफ कैश करके लिखा हुआ है, क्या उन लोगों को, उन पेट्रोनों को जो ये चीज को बढ़ावा दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको बुलाएंगे, उनको क्वेश्चन करेंगे? Are they punishable under the rule framed into October 2024 under AFRA 1978? और आगे ये देखिए कि जैसे कि हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। इट्स नॉट ओनली जहां पे आप कोई बिलीफ या कुछ या रिचुअल्स प्रैक्टिस करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल BKV, फॉर एग्जाम्पल शारदा मिशन, there are Niketans, there are convent schools, there are madrasas, body teaching schools, Nivu Nigam Yirko, जो एक इंडिजिनियस स्कूल्स है, जो नेशन बिल्डिंग के नाम पे बाकायदा बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी तरह उनको एजुकेट भी करते हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर करके रखते हैं। बट आप सबको पता है कहीं ना कहीं वहां भी एक माइनर वे में, एक मिनिमम लेवल में रिलीजियस ओरिएंटेड टीचिंग रहता है। क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनका भी अकाउंट लेंगे? क्या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट एंड द गवर्नमेंट विल क्रिएट ए डेटाबेस ऑन दैट? अगर इतना ही डेटाबेस डेवलप करना है तो क्या इन सारे इंस्टीट्यूशन को भी उनको रिकॉर्ड में लिया जाएगा, उनके ऊपर भी सुपरवाइज किया जाएगा? ये क्लियरिटी एक होना चाहिए। और आगे ये देखिए कि इसमें ये लिखा है कि
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल कुछ भी कैश के नाम पे या काइंड के नाम पे या किसी भी चीज कोई भी मीन्स में कोई बेनिफिट रिसीव करता है और कन्वर्ट हो जाता है तो उनको डीसी समन किया जाएगा, कोई पर्टिकुलर डीसी डिस्ट्रिक्ट का, फिर या एसपी को बताया जाएगा ऐसा। तो अब ये देखिए कि अभी जैसे मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम लिया, दे रिसीव कॉर्पस फंड इन करोड़्स। डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजीनियस अफेयर्स वो भी पैसे फंड करता है, जैसे कि हमारे लोकल प्रिस्ट को to perform certain rituals and to uphold the status of local priest के उसके नाम पर उनको ऑनरेरियम दिया जाता है। फिर देयर आर स्टेट डेवलपमेंट फंड से भी रोड टू मोनेस्ट्री, रोड टू चर्च, मे बी से रोड टू नेदर नमलो, या फिर कोई बिल्डिंग बनाने का, या फिर कोई सस्पेंशन ब्रिज करने का, कोई लिंक रोड या फिर कोई अप्रोच रोड डेवलप करने का फंड दिया जाता है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ नेटिजन्स ऑफ हमारा जो स्टेट है वो कोई कन्वर्जन नहीं कर रहा, या फिर कोई धर्म के इस टॉपिक को, ये जो कॉन्फ्लिक्टेड जो है जिसमें इतना डिस्प्यूट है, इतना क्रोध है, ये सब जितने भी इनह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर रहा। इट इज द गवर्नमेंट हु इज प्रमोटिंग सच, हु इज डूइंग ऑफिशियली एक डिपार्टमेंट खोल के सरकारी तरीके पे हर चीज को, ऐसे रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटी को स्टेट डेवलपमेंट के नाम पे फंड एलोकेट करके ये सरकार करा रहा है, और ये सरकार ही कर रहा है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं कर रहा है। अब आप आगे ये देखिए कि जब सरकार ऐसा कर रहा है तो क्या द पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को राइट अथॉरिटी दिया गया कि उसको कटघरे में बुलाया जाए? क्या फॉर एग्जांपल ईटानगर के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल सरकार को कटघरे में बुला के खड़ा करके पूछ सकता है, हिम्मत का दिखा के पूछ सकता है कि व्हाई देयर इज अ सर्टेन डेवलपमेंट फंड एलोकेटेड, सेग्रीगेटेड, kept segregatedly for the development of religious institution? An institution, educational institution which profess and propagate religious teaching? Why there is honorarium for priest in a very discriminated way? ये सवाल क्या एक मजिस्ट्रेट कर सकता है, या गवर्नमेंट इटसेल्फ आके इसको एक्सप्लेन दे सकता है? और आगे ये देखिए कि अभी जब सरकार को इतना ही डेटाबेस डेवलप करने का शौक है कि किस जगह पे, किस फलाने पे, किस धर्म का इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन खुल रहा है, कौन कन्वर्ट हो रहा है, कौन अपना धर्म छोड़ के कहीं भाग रहा है, तो क्या सरकार जो रूल फ्रेम किया गया है अक्टूबर 2024 को अंदर आफरा 1978 को, क्या उसके अंदर सरकार उन लोगों का भी अकाउंट, उन लोगों का भी डेटाबेस बनाएगा जो दोनी पोलो से मुसलमान कन्वर्ट हो गया है, फिर मुसलमान से वापस दोनी पोलो जा रहा है घर वापसी के नाम पे, या फिर दोनी पोलो से क्रिश्चियन ईसाई धर्म को अपनाया है और वापस दोनी पोलो जा रहा है, या फिर दोनी पोलो से हिंदू धर्म में जाके हिंदू से वापस दोनी पोलो जा रहा है? उस घर वापसी का, सो कॉल्ड घर वापसी का क्या अकाउंट रखेंगे हमारा सरकार? अपने मशीनरीज को उस पर लगाएंगे, उनका डेटाबेस डेवलप करेंगे? ये एक सवाल है। देयर आर लू फॉल्स बहुत सारा। तो इसलिए, और क्या फॉर्म ए बी सी डी जो रूल फ्रेम किया गया है उसके अंदर फॉर्म ए बी सी डी है? क्या ये फॉर्म ए बी सी डी उन घर वापसियों वाले लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है? अगर अचानक कोई केस घर वापसी का आता है, हाउ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट मशीनरी विल जस्टिफाई कि उसके साथ कोई प्रेशर टेक्टिक अपनाया नहीं गया है, या उसको फोर्सफुली उसको वापस नहीं लाया गया है, उसके मान्यता से उसको भटका के वापस नहीं लाया गया है? ये एश्योरेंस कहां से आएगा? जितने भी रूल्स फ्रेम किए गए हैं, जितना भी पढ़ा है,
उसमें बहुत सारे एम्बिग्विटी है, लूप फॉल्स है, देयर आर स्कोप फॉर करेक्शन, ओमिशन, डिलीशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पे है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी के, जब अरुणाचल यूनियन टेरिटरी वाले स्टेटस में था तब जाके फॉर्म हुआ था, तब से कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कभी एक्टिव नहीं हुआ। अचानक उसको लेके आया 10-15 दिन के अंदर रूल्स फॉर्म करके उसको इमीडिएटली, जबकि रूल फॉर्म करने को कहा गया है, उसको असेंबली में लाके उसको रैंडमली इंप्लीमेंट करने को नहीं कहा गया है, और इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी नहीं लाया। तो इसलिए आगे ये देखिए कि इवन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जितने भी लॉ है, आर्टिकल्स है उसके अंदर, वो क्या कहता है कि किसी भी बंदा जो दूसरे मान्यता में कन्वर्ट हो रहा है उसको वो रिवील करने का उसका कोई हक नहीं है। नो एडमिनिस्ट्रेशन, नो गवर्नमेंट कैन फोर्स दैट पर्सन टू रिवील, क्योंकि वो उनके जो दूसरे मान्यता को एक्सेप्ट एडॉप्ट करने के प्रोसेस में बाधा डाल सकता है, अड़चन डाल सकता है, वहां झगड़ा हो सकता है, मार पिटाई हो सकता है। ये कहता है कि इसलिए वो बंदा रिवील नहीं कर सकता, उनको रिवील करने का कोई उसके ऊपर प्रेशर चाहे सरकार भी नहीं डाल सकता या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं डाल सकता। तो किस बेसिस पे ये आफरा का जो रूल्स है वो फ्रेम किया गया है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा फुल अथॉरिटी दिया गया है कि कोई बंदा अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको समन किया जाए, उससे इंटीमेशन मिला जाए। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के अगेंस्ट भी है। अब आगे देखिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उस पे आर्टिकल 25 है, उस पे ये क्लियरली लिखा है कि कोई भी अपना धर्म किसी भी तरह प्रोफेस कर सकता है। उसमें स्टेट को स्ट्रिक्टली या स्ट्रिंजेंटली विथ प्रेशर उनके ऊपर, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर वो दबाव नहीं डाल सकता। दे कैन नॉट मेक सर्टेन रूल्स with closed eye, creating hindrance for a person to profess, to opt for any belief, practices of any belief and faith। तो ये बात को समझना चाहिए। तो ये एक ड्रॉबैक भी है। और ये देखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ प्रोहिबिट करता है एक बंदे का, एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का जो अपना पर्सनल बिलीफ प्रैक्टिस है उसको बचाए रखता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोफेस करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। तो जो आउटडेटेड लॉ है, जो कब का यूनियन टेरिटरी के समय बना था, उस लॉ को लेकर हमारा स्टेट गवर्नमेंट विदाउट चेकिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसे करके एक रूल फ्रेम कर सकता है, और कैसे करके पूरा जितना भी अथॉरिटी अपने हाथ में, अपने मशीनरी को दे के किसी के लाइफ में, किसी के सेक्रेड प्रैक्टिस में इंटरफेयर कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर इज as I repeat, there is a huge drawback in the rules framed। इसको हटाया जाए। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन टोटो। और आगे ये देखिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम रिलीजन एक्ट 1978, बहुत सारे भाजपा जो आरएसएस के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है, उन्होंने तो यहाँ तक कि चर्चों में जाकर, यहाँ तक कि पब्लिक गैदरिंग पर जाकर यह था कि एक मिथ्या, एक झूठ फैला के रखा है, जो कि उन लोग आदत से मजबूर है उनका, वो यही करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये आफरा जो है ये कांग्रेस के रिजिम में आया था। अब ये बता दे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश जब यूनियन टेरिटरी के स्टेटस में था 1977, 1978 तक, 1979 तक,
तब इस देश का प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे, वो जनता पार्टी से थे, और हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर पीके थंगुन जी थे, वो जनता पार्टी से थे। जनता पार्टी वॉज इन अलायंस ऑफ जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना नोमेनक्लेचर है। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, ना कि हमारे लीडरों का है। ये बात जनता को क्लियर करना था, और जनता भी हमारे समझ जाए तो अच्छा है, क्योंकि झूठ जो होता है ना, एक चीज को बार बार कहा जाए तो वो झूठ भी सत्य हो जाता है। तो यही टैक्टिक जो है हमारे स्टेट के भारतीय जनता पार्टी के लीडर कर रहे हैं। तो उस समय पीके थंगुन जी थे 1978 में, जब ये आफ्रा फ्रेम हुआ था, यूनियन टेरिटरी था स्टेटस अरुणाचल प्रदेश का, वहां तब जनता पार्टी का रूलिंग था। और ये बात बता दे कि जब ये एक्ट बना था उस समय नेफा जब फ्रंटियर एजेंसी के अंदर आता था अरुणाचल, तब बहुत सारे स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिलकर नेफा के नाम से जाना जाता था। फिर यूटी में कन्वर्ट हुआ, तो उस पे बहुत सारे लोग थे, हर प्रकार के जनजाति, नॉट ओनली फ्रॉम अरुणाचल, फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो उस समय के लीडरों ने सोचकर अपने हिसाब से जनसंघ के इन्फ्लुएंस में आकर ये एक्ट आफ्रा फॉर्म किया था। इट इज नॉट दैट कांग्रेस ने फॉर्म किया है। कांग्रेस के ऊपर ब्रेन डालना बंद कीजिए। तो अब ये है कि आगे मेरा तो यही कहना है, जब हमारे भगवान चुपचाप सो रहे हैं, ऊपर से पता नहीं उन लोग लड़ नहीं रहे हैं, शांत पूर्वक बैठे हुए हैं, तो व्हाई वी आर फाइटिंग फॉर आउटडेटेड लॉ, रूल्स फ्रेम्ड with lots of drawback, loopholes, ambiguities? We should demand for removal of the same in toto। और सरकार से यही विनती है कि ऐसे रूल्स जो फ्रेम ना करे जल्दबाजी में। बजट पे अभी आने वाला असेंबली है, बजट पे ध्यान दे। हाई कोर्ट ने कहा है कि रूल्स फ्रेम करने के लिए 6 महीने के अंदर। अब आप देखिए कि 6 महीना होने के लिए और 1 महीना बाकी है, 1 महीना बाकी है, 6 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी तक पब्लिक डिस्कशन जारी है, तो उसको जारी रहने दीजिए। हर कोई अपना फीडबैक देगा। इतना जल्दी ना कीजिए कि आप उसको असेंबली में लेके आके ऐसा ही इंप्लीमेंट कर दे। बजट पर ध्यान दीजिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, उसको डेवलप कराने का। हमारे यूथ जो है, आज के युवा पीढ़ी है, उनको रोजगार चाहिए, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी चाहिए, उस पे ध्यान दे। एंड देयर आर मेनी अदर इश्यूज which we as a Arunachali need to fight against unitedly। तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।